ISS में दुर्घटना, अंतरिक्ष यात्रियों का क्या होगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े रूसी अंतरिक्ष यान से सफेद कूलेंट लीक होने लगा। यूक्रेन के मसले पर रूस और अमेरिका के बीच बने असाधारण तनाव के बीच अंतरिक्ष में घटी दुर्घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। छोटी सी ये दुर्घटना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़ी है। करीब 400 टन वजनी ये स्टेशन धरती से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ये औसतन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से घूम रहा है। ISS वैसे तो बेहद मजबूत किले की तरह सुरक्षित माना जाता है, लेकिन किसी भी दुर्घटना की हालत में वहां मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकालने के लिए एक अंतरिक्ष यान को हमेशा स्पेस स्टेशन से जोड़कर रखा जाता है। कुछ दिन पहले जानकारी आई कि फिलहाल इससे जुड़े रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के रेडिएटर से अचानक हिमपात जैसा सफेद कूलेंट निकलने लगा। इससे जुड़ी जो तस्वीरें जारी की गईं, उनसे पता चलता है कि ये कूलेंट फव्वारे की तरह घंटों निकलता रहा। ये घटना पिछले महीने यानी 14 दिसंबर 2022 की बताई जा रही है। उस दिन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों सर्जेई प्रोकोपिएव और दिमित्री पेतेलिन को स्पेस वॉक करनी थी। इसके लिए वे तैयार हो ही रहे थे कि स्पेस स्टेशन के बाहर का नजारा दिखाने वाले क्लोज सर्किट टीवी पर कूलेंट की फुहार छूटने की तस्वीरें आने लगी। विशेषज्ञों की राय है कि बिना कूलेंट वाले यान से अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर वापस लाना खतरनाक हो सकता है। यान के बाकी ढांचे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन गर्मी बाहर ना निकल पाने से यान का भीतरी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली की गर्मियों में लगभग महीने भर हर दिन का अधिकतम तापमान इससे जरा ज्यादा ही ऊंचाई तक पहुंचता है, लेकिन यान के केबिन में नमी ज्यादा होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इतनी गर्मी झेल पाना शायद मुश्किल हो जाए। कूलेंट लीकेज की वजह को लेकर 3 तरह की अटकलें सामने आई। अभी दुनिया में जिस तरह का ध्रुवीकरण देखा जा रहा है, उसमें कुछ पश्चिमी जानकारों ने पूरे मामले को तुरंत रूसी स्पेस टेक्नोलॉजी में मौजूद खामियों की तरफ मोड़ने की कोशिश की। ये हाल तब है जब रूसी सोयूज यान को अमेरिका समेत पूरी दुनिया के वैज्ञानिक सबसे सस्ती और सुरक्षित स्पेस टेक्नोलॉजी का नमूना मानते रहे हैं। रूसियों ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। उन्होंने जांच पड़ताल करके विस्तृत रिपोर्ट जारी की। पता चला कि 1 किलोमीटर के आकार वाली कोई सख्त चीज 7 किलोमीटर प्रति सेकंड के सापेक्ष वेग से सोयूज MS-22 के रेडिएटर से टकराई थी। इससे उसमें एक बारीक छेद हो गया। इससे ऐसा लगा कि ये चीज स्पेस में मौजूद कचरे का हिस्सा होगी, लेकिन ये बात इस आंकड़े के साथ खारिज हो गई कि कक्षा यानी ऑर्बिट में कचरे की रफ्तार इतनी तो हो सकती है, लेकिन सापेक्ष वेग इतना नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि कोई बेहद छोटा उल्का पिंड टकराया होगा। अंतरिक्ष को खतरनाक जगह मानने की इससे बड़ी वजह और क्या हो सकती है? अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक रूबियो भी हैं। रूस को स्पेस स्टेशन के लिए 2 नए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अपना अगला यान सोयूज MS-23 मार्च में रवाना करना था, लेकिन एहतियात के लिए उसने इसको महीना भर पहले ही भेजने का फैसला कर लिया है। इसे 20 फरवरी 2023 को रवाना किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएगा। शुरू में रेडिएटर की मरम्मत करने का प्रस्ताव भी आया था, लेकिन इसे यान की मानव रहित वापसी के मुकाबले ज्यादा खतरनाक समझा गया। अभी योजना यही है कि जिस MS-23 यान को भेजा जाएगा, उसे ऑटो पायलट मोड पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाए और MS-22 में मौजूद टेम्परेचर सेंसिटिव चीजों को MS-23 में शिफ्ट करके उसे खाली हालत में ही धरती पर ले आया जाए। लेकिन एक एहतियाती मामला 20 फरवरी 2023 से पहले ही आ जाने वाली किसी इमरजेंसी का भी है। अचानक ऐसी नौबत भी आ सकती है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जल्दी खाली करना जरूरी हो जाए या किसी अंतरिक्ष यात्री को वापस लाना जरूरी हो जाए।
इसके लिए 2 हफ्ते के नोटिस पर अमेरिकी प्राइवेट कंपनी स्टार एक्स के यान क्रू 6 की रीशेड्यूलिंग की जा सकती है। इस दुर्घटना से पहले तक उसकी योजना अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को ही लेकर स्पेस स्टेशन पहुंचने की थी, लेकिन वहां रूसी मौजूदगी बनाए रखने के लिए वे कम से कम एक रूसी अंतरिक्ष यात्री भी अपने साथ ले जाएगा। ये मामला किस कदर जटिल है, इसे समझने के लिए हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हालत पर गौर करना होगा। अमेरिकी हुकूमत अभी हाल तक इस नतीजे पर पहुंची हुई थी कि 2024 के बाद वे इस पर एक धेला भी खर्च नहीं करेगी। स्पेस स्टेशन को किसी प्राइवेट स्पेस टूरिज्म कंपनी को लीज पर दे दिया जाएगा, जो इसका इस्तेमाल अपने ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित लग्जरी स्पेस होटल की तरह किया करेगी। जो काम अभी इससे लिया जा रहा है, उसके लिए प्राइवेट कंपनियां अपने अपने स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगी और वैज्ञानिक संस्थाओं से प्रयोगों के पैसे लिया करेंगी। लेकिन बीते साल यानी सन 2022 को इस मामले में यादगार माना जाएगा कि उसकी शुरुआत के साथ ही अंतरिक्ष स्टेशनों की राजनीति चर्चा में आ गई। जैसे ही ये बात पक्की हुई कि चीन का स्पेस स्टेशन थियानगोंग साल 2022 बीतने के पहले ही पूरी क्षमता से काम करने लगेगा, अमेरिका ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फंडिंग 2030 तक जारी रखने की घोषणा कर दी। इसका कारण साफ है। प्राइवेट अमेरिकी स्पेस कंपनियों ने साफ कर दिया कि उनमें से कोई भी अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का काम 2028 से पहले पूरा नहीं कर सकती। यानी तय योजना के मुताबिक 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डीकमीशन किए जाने से लेकर साल 2028 तक स्पेस स्टेशन के नाम पर चीनी थियानगोंग के अलावा अंतरिक्ष में कुछ होगा ही नहीं। ऐसे में अमेरिका को मजबूरी में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उम्र 6 साल बढ़ानी पड़ी। हालांकि ये ऐलान होने तक रूस से उसके रिश्ते इतने बुरे नहीं हुए थे। ISS बनने की शुरुआत अब से कोई 25 साल पहले सन 1998 में हुई थी। तब कम्युनिज्म को पीछे छोड़ आए रूस पर बोरिस येल्त्सिन राज करते थे। शीत युद्ध खत्म होने और सोवियत संघ के बिखरने के बाद अपने देश को अमेरिकी दबदबे वाली दुनिया का ही एक दोस्ताना हिस्सा बना देने को लेकर उनकी पूरी रजामंदी थी। उस समय चीन को स्पेस साइंस के मामले में नौसिखिया माना जाता था और रहा भारत, तो अमेरिकी तब इसे अपना भरोसेमंद मुल्क बिल्कुल भी नहीं मानते थे। ऐसे में वैश्विक आम सहमति के एक नमूने की तरह अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अलावा 4 ताकतवर स्पेस एजेंसियों, रूस की रोसकॉस्मोस, यूरोपियन यूनियन की ESA, जापान की JAXA और कनाडा की CSA ने मिलकर अंतरिक्ष में पृथ्वी की साझा चौकी की तरह थोड़ा थोड़ा करके ये स्पेस स्टेशन बनाने का काम शुरू किया। मानव जाति के लिए पृथ्वी, अंतरिक्ष और जीवन की समझ बढ़ाने में इसका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन वैश्विक सहयोग की जो भावना लेकर लंबे वक्त में इसे रचा गया था, वे अब हवा हो चुकी है।